हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ इतिहास का एक और टॉपिक लेकर। हम चर्चा कर रहे थे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में अब तक पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने धार्मिक साहित्य पर चर्चा की थी। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आप तक पहुंचा होगा, आपका प्यार मिला है हमें। और अब बात करने वाले हैं धर्मेतर साहित्य की। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, धर्म के प्रे हैं, यानी इतिहास की जानकारी में ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए ये किस हद तक है, तो इन सभी का विवरण आज हम आपके सामने लिखेंगे। धर्मेतर साहित्य हैं। धर्मेतर साहित्य 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम सारणी से पढ़ेंगे। इसमें पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। और दूसरे अपने आते हैं विशुद्ध साहित्य। इसकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। और तीसरा बांटा है अपने इतिहास में, तीसरा है इसमें क्षेत्रीय साहित्य, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से लिखा गया है। और एक है विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, ऐतिहासिक और अपने हैं विशुद्ध साहित्य। तो क्या है ऐतिहासिक साहित्य। वैसे तो पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा साहित्यिक स्रोत इतनी ऐतिहासिकता प्रस्तुत नहीं करते, फिर भी इनमें कहीं न कुछ हद तक जो अपने सामने इतिहास को वास्तविक रूप में प्रतीत होता दिखाई देने वाले कुछ स्रोत अपने सामने हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत को। जी हाँ, इसमें आता है सबसे पहले कल्हण की राजतरंगिणी। यहां से कितनी ही बार क्वेश्चन आया है। 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किसने लिखी है, कहां की है और कहां का इतिहास प्रस्तुत करती है। और 4 नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर आता है कि राजतरंगिणी के बारे में आप क्या जानते हो। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं कि कल्हण की राजतरंगिणी क्या थी। ये कश्मीर का मूलतः कश्मीर का इतिहास अपने सामने प्रस्तुत करती है। तो प्रारंभ से 12वीं सदी के मध्य तक का इतिहास यहाँ पर मिलता है। ये कल्हण की राजतरंगिणी पहला ऐतिहासिक साहित्य का ग्रंथ है जो ऐतिहासिकता सिद्ध करता है। और ये प्रारंभ से 12वीं सदी के मध्य तक का इतिहास मिलता है। और ये इतिहास कहाँ का मिलता है, ये कश्मीर का मिलता है। कश्मीर का इतिहास ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत करने वाला है ये राजतरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1150 ईस्वी में। बड़े बड़े राजवंशों का शासन हुआ था कश्मीर में, तो उनमें से ही ये वहाँ का इतिहास प्रस्तुत करता है। अपने दूसरा आता है इसमें ऐतिहासिक साहित्य है कल्हण की राजतरंगिणी। इसके बाद आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं, और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त कितनी ही बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अर्थशास्त्र पुस्तक तो कौटिल्य की है, चाणक्य की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कौटिल्य, चाणक्य और उनका मौर्य काल में विष्णुगुप्त भी नाम था। अर्थशास्त्र की बात, जी हाँ, इससे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत का बड़ा वंश था मौर्य काल, उसकी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था और शासन प्रबंध की जानकारी प्रस्तुत करता है। अर्थव्यवस्था वहाँ की बताता है। इसके अलावा कहीं न कहीं धार्मिक और सामाजिक जो पृष्ठभूमि थी उसको भी ये उस समय की व्यवस्था को बताता है। इसके बाद में काफ़ी ग्रंथ थे। ये ग्रंथ तो कुल मिला के ऐसे ग्रंथ हैं जो शासन प्रबंध पर विस्तृत वर्णन करते हैं, लेकिन कुछ जीवन चरित्र पर निर्भर भी है। जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडवहो, विल्हण का विक्रमांक देव चरित, नयन चंद्र सूरी है। इन्होंने हम्मीर महाकाव्य लिखा था, हम्मीर महाकाव्य। इसके अलावा अपने हैं पद्मगुप्त है एक, इन्होंने लिखा था नवसहसांक चरित। जयसिंह का कुमार चरित, बल्लाल का भोज
चरित जयानक का पृथ्वीराज विजय। तो ये कुल मिला के आपके सामने ऐतिहासिक साहित्य है। ऐतिहासिक साहित्य में कल्हण की राजतरंगिणी है, प्रारंभ से 12वीं सदी के मध्य तक कश्मीर का इतिहास प्रस्तुत करती है, जिसकी रचना 1150 में हुई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो शासन, प्रबंध और अर्थव्यवस्था मौर्य काल की थी उसको बताता है। और कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। बाणभट्ट का हरिश्चरित्र ये है किसी भी राजा या राजवंश के जो प्रमुख था उसके जीवन चरित्र को, यानी उसके बारे में बताने वाला ये सभी ग्रंथ है। बाणभट्ट का हरिश्चरित्र, वागपति का गौडवाहो, विल्हण का विक्रमांक देवचरित्र, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, हमीर अपने रणथंभौर राजस्थान के थे। और पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित्र, जयसिंह का कुमार चरित्र, और बल्लाल का भोज चरित्र, और जयानक का पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये पुस्तक लिखी थी। तो कुल मिला के ये अपने सामने ऐतिहासिक ग्रंथ है जो ऐतिहासिकता सिद्ध करते हैं। अपन विशुद्ध साहित्य की बात करते हैं तो विशुद्ध साहित्य संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? विशुद्ध साहित्य संस्कृत में लिखे गए थे। और ये जो संस्कृत की जो बाध्यताएं होती है, प्रॉपर जो डीप साहित्य होता है उसमें लिखे गए थे। इसमें काव्यात्मक शैली होती है, ग्रंथ होते हैं, कोश होते हैं, ये सब सारी चीजें इसमें होती है। तो बात करते हैं विशुद्ध साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ है जो प्राचीन भारत के इतिहास को अपने सामने प्रेषित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो अपन जैसे बात करते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी। जी हाँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों की पुस्तक है जो संस्कृत की पुस्तक है। पाणिनि संस्कृत के पिता कहे जाते हैं, लेकिन इतिहास में इनका बड़ा योगदान था। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि एक बड़े इतिहासकार हुए थे सातवाहन वंश में। पतंजलि का महाभाष्य। आगे अपन बात करते हैं कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, यानी मालविका और अग्निमित्र का जो इसमें देर का पूरी पुस्तक में विवरण है। इसके आगे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त थे, उनकी पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञान से की मिताक्षरा। कात्यायन की गार्गी संहिता। एक अपने इसमें आता है अमरसिंह का अमरकोश। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। तो ये कुछ किताबें हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम है। कालिदास ने अनेकों नाटक और दुखद और जो लिखे हैं, लेकिन ये मालविकाग्नि मित्रम इसमें लिया गया है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, विज्ञानेश्वर की जो टीका है मिताक्षरा, कात्यायन की गार्गी संहिता, और अमर सिंह का अमरकोश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। तो ऐसे अनेकों साहित्य ग्रंथ है जिनको अपन पढ़कर जब अपन इतिहास को शुरू करेंगे और आगे वाले जो लेसन है, पार्ट है, उसमें जाएंगे तो वहां अपन को बीच बीच में ये सब मिलने वाले हैं जो किस राजवंश